हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम लोग दिल्ली सर्विसेज लॉ 2023 के बारे में देखेंगे। अभी ये रिसेंटली न्यूज़ में आया था। हम लोग देखेंगे कि इसका क्या क्या प्रोविज़न है, ये क्यों इतने कंट्रोवर्सीज में है। ओके, सो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कुछ हम लोग इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द बिल देखेंगे। यहाँ पे ध्यान में रखना है कि हम लोग सारा फीचर्स नहीं देखने जा रहे इस बिल का। एक्चुअली अब तो ये लॉ बन चुका है, तो इसका सारा फीचर्स हम लोग नहीं देखेंगे। कुछ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस है केवल वही देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहला फीचर हम लोग देखते हैं। जो पहला फीचर है इस बिल का वो रिलेटेड है ब्यूरोक्रेसी पे कंट्रोल को लेकर के। देखो एक्चुअली में क्या है कि अभी तक क्या होता है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस है, लैंड है, ये तीनों को डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। बट इसके अलावा जितना भी सब्जेक्ट्स है वो सारा का सारा दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आता है। अभी नया प्रोविज़न में क्या किया गया है कि एक नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी का फॉर्मेशन किया गया है, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी। और ये जो है ये बेसिकली एक टाइप का कमेटी टाइप बोल सकते हैं कि ये जो अथॉरिटी है इसमें 3 मेंबर्स होंगे। एक तो चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली होगा जो चेयरपर्सन होंगे, फिर दूसरा प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली, और तीसरा जो है चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट। ये 3 होंगे जो इस अथॉरिटी में होंगे। अब इसमें क्या है कि ये दोनों जो है प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी, ये दोनों को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। अब ये इस अथॉरिटी का काम क्या है, तो ये अथॉरिटी जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है दिल्ली का, उसको रिकमेंड करेंगे कुछ मैटर्स में। जैसे जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके ट्रांसफ़र को लेकर के, पोस्टिंग्स को लेकर के, या जितना भी विजिलेंस करप्शन वगैरह का इशू है उन सब से रिलेटेड जो भी मैटर्स है उसमें रिकमेंडेशन देना, या किसी भी ब्यूरोक्रेट्स के अगेंस्ट जो डिसिप्लिनरी एक्शन लेना, वो सबसे रिलेटेड जो भी काम है वो नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी करेगा। और इसमें ये 3 मेंबर हैं। जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो मेजॉरिटी के साथ लिया जाएगा। जैसे 3 मेंबर है तो 3 का मेजॉरिटी 2 हो गया। अब क्या है कि यहाँ पे ध्यान रखने वाला बात ये है कि यहाँ पे जो कोरम होना चाहिए इस अथॉरिटी का किसी भी डिसीजन को लेने के लिए वो 2 होना चाहिए। मतलब कि ये 3 में से कोई भी 2 मिल गया अगर कोई डिसीजन लेता है तो वो डिसीजन जो है वो सक्सेसफुल माना जाएगा, चाहे वो चीफ मिनिस्टर का प्रेजेंस हो या नहीं हो, या चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट का प्रेजेंस हो या नहीं हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, और एक और चीज़ जो ध्यान में रखना है वो ये है कि ये जो नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी है ये स्टेट गवर्नमेंट के स्टेट एक्ट के अकॉर्डिंग जितना भी बोर्ड्स का फॉर्मेशन हुआ है या जितना भी कमीशन का फॉर्मेशन हुआ है, जो भी स्टेट एक्ट के अंडर वर्क कर रहे हैं, उन सब का जो अपॉइंटमेंट है वो यही अथॉरिटी करेगा, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी। और जितना भी सेंट्रल एक्ट है उसके अंडर जितना भी बोर्ड्स का फॉर्मेशन हुआ है या जितना भी कमीशन का फॉर्मेशन हुआ है, उन सारे कमीशन या बोर्ड्स का जो मेंबर्स है या चेयरमैन से उनका जो अपॉइंटमेंट है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर करेगा या फिर प्रेसिडेंट करेंगे। ओके, और क्या प्रोविज़न है? एक प्रोविज़न ये भी है कि जितना भी मैटर्स है, मतलब काफ़ी सारा मैटर ऐसा है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर को सबमिट किया जाएगा। मतलब चीफ मिनिस्टर जो है वो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर से ओपिनियन लेगा कोई भी ऐसा मतलब कोई भी ऐसा ओपिनियन इशू करने के लिए। जैसे सपोज कर लो कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको समन कब करना है, प्रोरोग कब करना है, डिसॉल्व करना है, ये सब क्या होता था, ये सब चीज़ पहले कैबिनेट के डिसीजन पर होता था। बट अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर से पहले चीफ मिनिस्टर को परमिशन लेना पड़ेगा, उसके ओपिनियन के अकॉर्डिंग ही लेजिस्लेटिव असेंबली का समन, प्रोरोग, डिसॉल्यूशन ये सब चीज़ डिसाइड होगा। ओके, तो ये सारा कुछ प्रोविज़न है। अब यहाँ पे बात क्या है, ये क्यों इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी में है? सबसे पहले जो है फेडरलिज्म। देख लो, जो फेडरलिज्म है ये बेसिक पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो केशवानंद भारती के 1973 में ये डिक्लेयर किया गया था सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ जो 2018 का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उसमें ये साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एलजी डिड नॉट हैव इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर्स एंड वाज बाउंड टू फॉलो द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर।
कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसके पास इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर्स नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर बाउंड है, मतलब कंपेल्ड है टू फॉलो द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एड होगा, एडवाइस होगा, उन सबको फॉलो करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर बाउंड है। ठीक है, मैंडेटरी है ये लेफ्टिनेंट गवर्नर पे। फिर साथ ही साथ 2023 का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उसमें भी सेम ऐसे ही रूलिंग आया था सुप्रीम कोर्ट का। उसमें ये कहा गया था कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसके पास, दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज इन द नेशनल कैपिटल, कि जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन सब पे जो भी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर है वो दिल्ली गवर्नमेंट के पास है, ना कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास। ओके, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। यहाँ पे ये ध्यान में रखना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो है इसमें पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, लैंड, ये सब चीज़ नहीं है, इसके अलावा सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। और अब एक और फैक्ट ये है कि जो आर्टिकल 239A का 7A क्लॉज जो है, इसमें ये साफ साफ मेंशन किया गया है कि पार्लियामेंट के पास कुछ कुछ स्पेशल पावर है रिगार्डिंग दिल्ली। जैसे पार्लियामेंट जो है वो दिल्ली के रिकॉर्डिंग कोई भी लॉ बना सकता है। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है। ठीक है, तो यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है, कंकरेंट लिस्ट में दोनों बना सकता है, लेकिन स्टेट और यूनियन लिस्ट का जब भी कंट्राडिक्ट होगा तो वो जो है स्टेट, यूनियन गवर्नमेंट का जो भी लॉ मेड होगा वो प्रिवेल करेगा। स्टेट लिस्ट में स्टेट बनाता है, लेकिन दिल्ली के केस में क्या है कि कुछ कुछ स्टेट लिस्ट ऐसे भी हैं, मतलब अगर पार्लियामेंट चाहे तो स्टेट लिस्ट पे भी लॉ बना सकता है। ठीक है, वो किसी भी सब्जेक्ट पे लॉ बना सकता है। तो अब क्या है कि अभी इस बिल को, एक्चुअली अब तो ये लॉ बन गया है, तो इस लॉ को अभी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रिफ़र किया गया है। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि ये तो फेडरल स्ट्रक्चर का वायलेशन है। साथ ही साथ ये भी कहना है कि दिल्ली गवर्नमेंट का जो एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो जाएगा। एफिशिएंसी कैसे रिड्यूस होगा? देखो यहाँ पे सिंपल सा बात है, क्योंकि ये बाकी जो प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट है, ये दोनों को अपॉइंट कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है। डिसीजन कैसे लिया जाएगा? मेजॉरिटी से लिया जाएगा। तो अगर सपोज कर लो सेंटर में कोई डिफरेंट पार्टी है और दिल्ली में कोई डिफरेंट पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, तो वैसे केसेस में क्या होगा कि ऑब्वियस सा बात है कि जो चीफ मिनिस्टर का डिसीजन होगा, सेंटर जो है वो कोशिश करेगा कि यहाँ पे जो भी हो वो उसके डिसीजन के अगेंस्ट में हो। जो, क्योंकि ये पॉलिटिक्स में तो हमेशा से ऐसा होता ही रहता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का बेनिफिट नहीं चाहता है। ओके, अब साथ ही साथ ये भी आ जाता है कि सपोज़ कर लो यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट है, दिल्ली गवर्नमेंट कोई भी ऐसा नियम कानून बनाता है तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको एडमिनिस्ट्रेटर्स चाहिए। अब अगर एडमिनिस्ट्रेटर्स ही दिल्ली गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होगा तो वो कोई भी काम उतना एफिशिएंट तरीके से कैसे कर सकता है? तो इन चीज़ों को लेकर के जो है अभी ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रहा है, और साथ ही साथ अगेंस्ट में ये भी चल रहा है कि क्योंकि दिल्ली के रिस्पेक्ट में स्पेशल प्रोविज़न है, इस पावर्स है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई भी लॉ बनाने का। ओके, तो आई होप आपको ये दिल्ली सर्विसेज लॉ 2023 समझ में आया होगा। ओके, आप बताइए कि आपका क्या राय है इस बारे में। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो।